नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। कल्पना कीजिए आज़ादी से पहले का भारत। एक नेता है जो कभी ट्रेन से, कभी गाड़ी से और कभी-कभी तो बैलगाड़ी से देश के कोने-कोने में घूम रहा है। और जलसों में हजारों की भीड़ है। हजारों की। लेकिन वो शहरों के पढ़े लिखे सियाने लोगों से नहीं, बल्कि उन किसानों से बात कर रहा है जिनकी दुनिया मतलब अपने गांव, अपने खेत और अपनी मुश्किलों तक ही सिमटी हुई है। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत की गहराइयों में उतर रहे हैं वो है जवाहरलाल नेहरू की किताब हिंदुस्तान की कहानी। और उसका भी एक बहुत ही मशहूर अध्याय भारत माता। हाँ। और देखिए, इस अध्याय का जो दिल है वो एक बहुत ही साधारण लेकिन चौंकाने वाले सवाल में छिपा है। कौन सा सवाल? नेहरू जब भी किसी जलसे में जाते थे तो भीड़ जोर से नारा लगाती थी, भारत माता की जय। और वो भीड़ को रोककर पलटकर उनसे पूछते थे, क्या? एक मिनट, ये भारत माता कौन है? ये जय किसकी हो रही है? ये सवाल अपने आप में ही कितना दिलचस्प है। मतलब नारे लगाने वाली भीड़ से ही नारे का मतलब पूछ लेना है ना? तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब की खोज करते हैं और समझते हैं कि कैसे नेहरू ने एक आम से नारे के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने की एक अनोखी और बहुत असरदार कोशिश की। बिल्कुल। तो नेहरू अपनी बातचीत की शुरुआत बहुत ही बुनियादी जगह से करते थे। वो हिंदुस्तान या भारत की चर्चा छेड़ते थे। हाँ, वो लोगों को बताते थे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके पीछे की परंपरा क्या है। मतलब एक बहुत सीधी और सरल शुरुआत। और ये एक सोची समझी रणनीति थी, है ना? बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके सामने बैठे लोग किसान थे। नेहरू के अपने शब्दों में उनका नजरिया महदूद था। महदूद मतलब सीमित। हाँ, यानी उनका दुनिया को देखने का तरीका बहुत सीमित था। वो अपने गांव और खेतों से आगे ज्यादा सोच नहीं पाते थे। नेहरू ये भी मानते थे कि शहर के लोग, वो कहते थे, कुछ ज्यादा सयाने थे। अच्छा। और उन्हें एक अलग तरह की ग़िज़ा यानी अलग तरह के वैचारिक भोजन की जरूरत थी। मतलब वो अपनी ऑडियंस को बखूबी समझते थे। किसानों से जुड़ने के लिए एक अलग अप्रोच चाहिए था। बिल्कुल। और इसी अप्रोच का हिस्सा था कि वो अपनी यात्राओं का जिक्र करते थे। हाँ, वो बताते थे कि कैसे वो उत्तर पश्चिम में खाइबर के दर्रे की पथरीली जमीन से लेकर बिल्कुल दक्षिण में कन्याकुमारी के समुद्र तट तक गए हैं। हाँ। वाह। हाँ, और ये सिर्फ अपनी यात्राओं का बखान नहीं था, वो असल में लोगों के दिमाग में देश का एक नक्शा खींच रहे थे। एक ऐसा नक्शा जो कागज पर नहीं बल्कि भावनाओं से बना हो। सही कहा। वो इस विशाल फैलाव के बावजूद इस बात पर लगातार जोर देते थे कि पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये सब अलग अलग होते हुए भी एक ही जिस्म के हिस्से हैं। हिंदुस्तान एक है। और ये एकता का विचार ही उनकी हर बातचीत का केंद्र बिंदु होता था। हमेशा। और इसी एकता का सबसे बड़ा सबूत उन्हें तब मिला जब उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनना शुरू किया। नेहरू ने एक बड़ी कमाल की बात महसूस की। क्या? वो लिखते हैं कि वो देश के किसी भी कोने में चले जाएं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं भी किसान उनसे घूम फिरकर एक जैसे ही सवाल पूछते थे। और इसकी वजह ये थी कि उनकी तकलीफें एक सी थीं, बिल्कुल यकसां। और वो तकलीफें क्या थी? गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों का शिकंजा, जमींदार, महाजन, कड़ा लगान और सूद। और इन सब के ऊपर से पुलिस के जुल्म। हाँ, पुलिस के जुल्म। ये एक ऐसी लिस्ट है जो उस समय के हर किसान की कहानी थी, चाहे वो कहीं का भी हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक पंजाबी किसान और एक तमिल किसान, जिनकी भाषा, पहनावा सब कुछ अलग है। बिल्कुल। उनकी बुनियादी तकलीफें और डर एक ही थे। ये तो अपने आप में एक जबरदस्त यूनिफाइंग फोर्स रही होगी। यकीनन। और नेहरू ने इसी दुख की साझा डोर को पकड़ लिया। उन्होंने इन सभी समस्याओं को एक ही चीज से जोड़ा। किस चीज से? वो कहते थे कि ये सारी बातें उस एक ढांचे के साथ गुंथी हुई हैं जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पे लाद रखा है। अच्छा, मतलब वो लोगों को समझा रहे थे कि तुम्हारी जो व्यक्तिगत परेशानी है वो तुम्हारी अकेले की नहीं है। हाँ, वो एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या का लक्षण है। और यहीं पर वो स्वराज के विचार को बहुत खूबसूरती से सामने लाते थे। स्वराज कोई हवाई बात नहीं थी उनके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। स्वराज का मतलब था इन सभी तकलीफों से छुटकारा। गरीबी से, कर्ज से, जमींदार के जुल्म से। बिल्कुल। और ये फायदा सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक भारतीय के फायदे के लिए होगा।
तो उन्होंने स्वराज को किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों के एक ठोस हल के तौर पर पेश किया। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका था एक बड़े राजनीतिक विचार को जमीन से जोड़ने का। यहाँ पर एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। नेहरू अपनी बातचीत को सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रखते थे, जो कि वो आसानी से कर सकते थे। हाँ, वो अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में हो रही कशमकश, यानी संघर्षों का भी जिक्र करते थे। इतना ही नहीं, वो सोवियत यूनियन में हो रहे अचरज भरे मतलब आश्चर्यजनक बदलावों का हाल भी बताते थे। और ये भी कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। मुझे ये बात थोड़ी मुश्किल लगती है। एक किसान जो अपने कर्ज और सूखे की चिंता में डूबा है, उसे स्पेन या चीन में क्या हो रहा है इससे क्या लेना देना? हाँ, कनेक्शन बनाना तो मुश्किल रहा होगा। बहुत। सुनने में तो मुश्किल लगता है। और नेहरू खुद ये मानते हैं कि ये काम आसान नहीं था, पर वो ये भी कहते हैं कि जैसा उन्होंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। अच्छा। हाँ, और इसकी वजह ये थी कि उनके पास 3 तुरुप के इक्के थे, जिनकी वजह से ये कनेक्शन आसानी से बन जाता था। अच्छा, वो क्या थे? पहला और सबसे बड़ा इक्का था हमारे पुराने महाकाव्य और पुराणों की कथा कहानियां। रामायण, महाभारत। हाँ, रामायण, महाभारत और दूसरी कहानियों ने लोगों के मन में देश की एक भौगोलिक और सांस्कृतिक कल्पना पहले से ही बना दी थी। उन्हें पता था कि रामेश्वरम कहाँ है, बद्रीनाथ कहाँ है। तो देश की सीमाओं का एक अंदाजा उनके दिमाग में पहले से था। बिल्कुल, मतलब हमारे पुरखों ने कहानियों के जरिए देश को जोड़ने का काम पहले ही कर दिया था। ये कमाल की बात है। वाकई कमाल की बात है। और दूसरा था लोगों का अपना अनुभव। नेहरू कहते हैं कि उन्हें हर जलसे में कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते थे जिन्होंने हिंदुस्तान के चारों कोनों पर मौजूद बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। अच्छा। या फिर कुछ पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या दूसरे धामों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। तो उनके पास दुनिया को देखने का एक नजरिया पहले से था। हाँ, वो सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं थे। और तीसरी वजह थी उस समय की आर्थिक स्थिति। सन 1930 के बाद जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन, हाँ, उसका असर भारत के गांवों तक पहुंचा था। चीजों के दाम गिर गए थे, किसानों की हालत खराब हो गई थी। इस वजह से जब नेहरू दूसरे मुल्कों की आर्थिक हालत का हवाला देते थे तो लोग उसे अपनी स्थिति से जोड़कर आसानी से समझ जाते थे। सही बात है। उन्हें पता था कि दुनिया में होने वाली घटनाएं उनके चूल्हे पर भी असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। तो ये तीनों वजहें मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार करती थी जिस पर नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें भी आसानी से कर पाते थे। ये वाकई बहुत गहरी समझ है। लेकिन अब आते हैं इस अध्याय की उस बात पर जो असल में दिल को छू जाती है। वो भारत माता की जय वाला किस्सा। हाँ, ये इस पूरे अध्याय का शिखर है। नेहरू लिखते हैं कि जब भी वो किसी जलसे में पहुंचते तो उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता। और तब वो अचानक रुककर भीड़ से पूछ बैठते, इस नारे से आपका क्या मतलब है? ये भारत माता कौन है जिसकी आप जय चाहते हैं? जरा उस पल की कल्पना कीजिए। हजारों लोग जोश में हैं, नारे लगा रहे हैं और देश का इतना बड़ा नेता उनसे ही उनके नारे का मतलब पूछ रहा है। सकते में डाल देगा किसी को भी। बिल्कुल। नेहरू लिखते हैं कि उनके इस सवाल से लोगों में कुतूहल यानी उत्सुकता और ताज्जुब यानी आश्चर्य होता। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते या नेहरू की तरफ ताकने लगते होंगे। हाँ, और जब कोई जवाब नहीं दे पाता तो नेहरू सवाल करना बंद नहीं करते थे। वो पूछते ही रहते थे, बताइए कौन है ये भारत माता? और फिर आखिरकार कोई तो जवाब देता होगा। हाँ, नेहरू एक किस्सा बताते हैं कि आखिरकार एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने, जो उनके शब्दों में अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, हिम्मत करके जवाब दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है, हिंदुस्तान की धरती। एक सीधा साधा तर्कसंगत जवाब, लेकिन नेहरू यहाँ रुके नहीं है ना? यही तो उनके संवाद का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था। वो उस जवाब को अंतिम नहीं मानते थे, बल्कि एक नई शुरुआत बनाते थे। अच्छा। उन्होंने उस किसान से आगे पूछा, कौन सी धरती? खास तुम्हारे गांव की धरती, या तुम्हारे जिले की, या सूबे की, या फिर सारे हिंदुस्तान की धरती से तुम्हारा मतलब है? वाह, मतलब उन्होंने जवाब को स्वीकार नहीं किया बल्कि उसे और गहरा खोद दिया। बिल्कुल, ये तो एक तरह से सुकरात वाली विधि हो गई।
सवाल पूछ कर सच तक पहुंचना। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। और ये सवाल जवाब का सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक कि लोग ऊबकर या थक कर उनसे ही ये कहने नहीं लगते थे कि महाराज आप ही बताइए। और तब जब लोग सुनने के लिए पूरी तरह तैयार होते थे, तब नेहरू उन्हें समझाना शुरू कर देते थे। वो कहते थे कि हिंदुस्तान वो सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वो उससे भी कहीं बहुत ज्यादा है। और उनका आखिरी जवाब क्या होता था? क्या निष्कर्ष निकालते थे वो? उनका निष्कर्ष बहुत ही गहरा और एक तरह से क्रांतिकारी था। वो कहते थे, हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। ये सब प्यारे हैं। ये सब प्यारे हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है, जिनकी अहमियत है, वो हैं हिंदुस्तान के लोग। उनके और मेरी जैसे लोग। हाँ, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। और फिर वो उस नारे का मतलब समझाते थे। हाँ, वो कहते थे भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। सोचिए, उन्होंने एक अमूर्त, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जिसे कोई देवी मान सकता है, कोई धरती का टुकड़ा, उसे करोड़ों जीते जागते इंसानों के चेहरों से जोड़ दिया, धरती को लोगों से और लोगों को धरती से अविभाज्य रूप से जोड़ दिया। और इसका लोगों पर क्या असर होता होगा, ये सुनना अपने आप में कितना शक्तिशाली रहा होगा। इसका असर अद्भुत था। नेहरू आगे लिखते हैं कि वो बात को यहाँ भी खत्म नहीं करते थे। अच्छा। वो लोगों से कहते, तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। क्या कमाल का पल होगा वो एहसास कि देश मैं हूँ। ये तो किसी की पूरी दुनिया बदल देने वाला विचार है। एक नारे से इतनी बड़ी क्रांति। हाँ, बिल्कुल। नेहरू लिखते हैं कि जैसे जैसे ये विचार लोगों के मन में धीरे धीरे बैठता, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। लेखक के शब्दों में मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। वो आहा मोमेंट। हाँ, वो आहा क्षण था। वो पल जब एक साधारण किसान या मजदूर जो खुद को छोटा और असहाय समझता था, उसे अचानक ये एहसास होता था कि वो एक बड़ी पहचान का, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। उसे ये एहसास होता था कि वो सिर्फ एक भीड़ नहीं है, वो खुद ही देश है। सही कहा। ये एक राजनीतिक नारे को व्यक्तिगत और सशक्त बनाने का एक बेमिसाल उदाहरण है। बिल्कुल। जब वो किसान अपने घर जाता होगा तो भारत माता की जय का नारा उसके लिए पहले जैसा नहीं रहा होगा। अब उस नारे में उसका अपना चेहरा, उसके परिवार का चेहरा, उसके जैसे करोड़ों लोगों का चेहरा शामिल हो गया। सही कहा आपने। वो अब एक रटा रटाया नारा नहीं था, वो एक एहसास था, एक जिम्मेदारी थी। अपनी जय, अपने जैसे लोगों की जय। ये चेतना जगाना ही नेहरू की इस पूरी कोशिश का मकसद था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कह सकते हैं कि नेहरू ने एक आम नारे को सिर्फ दोहराया नहीं, बल्कि उसे एक गहरी सोच और संवाद का विषय बना दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा या एक नक्शा नहीं है, बल्कि उसके करोड़ों लोग हैं, और उन लोगों की जीत, उनकी भलाई ही देश की सच्ची जीत है। उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वो महज प्रजा नहीं है, वो सिर्फ एक भीड़ नहीं है जो नेताओं के पीछे चलती है, बल्कि वे स्वयं भारत माता का स्वरूप हैं। उनकी जय में ही भारत माता की जय है। ये आत्मसम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा पाठ था। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? यहाँ हम एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। इस अध्याय से ये पता चलता है कि भारत माता जैसी एक शक्तिशाली अवधारणा को किस तरह जनता से, उसके सुख दुख से सीधे तौर पर जोड़ा गया था। आज के समय में जब हम ऐसे नारे अक्सर सुनते हैं तो क्या हम कभी रुककर उसके ऐतिहासिक और मूल अर्थ को याद करते हैं कि ये जय किसी जमीन के टुकड़े की नहीं, बल्कि हम सब लोगों की है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।